हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए ये सीरीज़ चल रही है, तो लेक्चर नंबर 4 है। पॉलिटी की किताब आप प्रीफर कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत कर सकते हैं, कोई भी एडिशन। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज का टॉपिक है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे किस तरीके से जो डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो होती है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन होती है, कैसे कैसे कितने लोग को सीट्स अलॉट होते हैं, फिर देखेंगे हम कि उनका काम क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं। और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन और असेंबली के टाइम पे जो रेटिफाई किए गए थे, मतलब जो अडॉप्ट किए गए थे, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स तो हैं। उसके बाद दोस्तों हम कुछ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसिज्म देखेंगे, और दोस्तों इस क्रिटिसिज्म का रेक्टिफिकेशन भी देखेंगे कि ये कहाँ तक सही है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है कि डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डिमांड कैसे डेवलप हुआ और कैसे ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट की इस डिमांड को। तो सबसे पहले आइडिया जो था एम.एन. रॉय ने लाया था। जैसे कि आपको पता है कि 1934 में ये आइडिया लाया गया था। एम.एन. रॉय जो थे एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो उन्होंने आइडिया ये दिया था कि एक ऐसी असेंबली होनी चाहिए इंडिया में। उसके बाद दोस्तों ऑफिशियली जो डिमांड करने लगी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में वो डिमांड करने लगे थे कि हाँ बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। तो दोस्तों ब्रिटिशर्स ने ये डिमांड कब एक्सेप्ट किया? आफ्टर 5 to 6 ईयर्स, 5-6 साल के बाद ऑगस्ट ऑफ़र जो है, एक ऑफ़र लेकर आया जाता है इंडिया में कि हाँ हम आपकी डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों इस प्रोविजंस में ये था कि वो वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने कहा था कि आप पहले वर्ल्ड वॉर में हमें सपोर्ट कीजिए, उसके बाद हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसमें कि जो भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस होंगे वो हम मिलके सॉल्व कर लेंगे। लेकिन दोस्तों ये प्रोविजंस जो था, ऑगस्ट ऑफ़र जो था, ये काफ़ी रियल नहीं लग रहा था, और इसे मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है, स्टैफर्ड क्रिप्स लेकर आते हैं, उसे भी मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया था। और फाइनली कैबिनेट मिशन आया 1946 में, और ये कैबिनेट मिशन जो था वो कम या ज़्यादा किसी भी तरह मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई किया। तो कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो बना था 1940s में, वो कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन के बेसिस पे बना था। तो आइए देखते हैं कॉम्पोजिशन क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। दोस्तों जो कॉम्पोजिशन थी, जो टोटल स्ट्रेंथ था वो 389 था। तो 389 को फर्दर डिवाइड करेंगे और आगे तोड़ेंगे, जिसमें कि 296 जो रहता है वो ब्रिटिश इंडिया का रहता है, 93 जो था वो प्रिंसली स्टेट्स का था। जो सीट्स अलॉट किए गए थे लीडर्स को, वो ये था कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन होगा। मतलब जैसे आज होता है जो इलेक्शन के टाइम पे डिलिमिटेशन कमीशन बनती है, जो है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है, तो दोस्तों वो पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है ना। जैसे कि हर स्टेट्स हैं, तो यूपी है, बिहार है, एमपी है, तो हर स्टेट्स की पॉपुलेशन जो है अलग अलग होती है। तो अगर हम ऐसा कह दें कि सारे स्टेट से 10-10 कैंडिडेट रहेंगे इलेक्शन के लिए, तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कुछ स्टेट्स के नॉर्थ ईस्ट के पॉपुलेशंस बहुत कम है। तो इसीलिए हम पॉपुलेशन के हिसाब से प्रोपोर्शन डिसाइड करते हैं कि अगर इतना पॉपुलेशन है तो इतना परसेंट होना चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट है कि ब्रिटिश प्रोविंस डिवाइड किया गया। बोला गया कि ब्रिटिश प्रोविंस को डिवाइड किया गया था 3 पार्ट में। बोला गया मुस्लिम अलग होगा, सिख अलग होगा, और एक जनरल कैटेगरी होगा। इन तीनों मतलब कि मुस्लिम और सिख को छोड़ के सारे कैटेगरीज जो होंगे वो जनरल में आएंगे। दोस्तों मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको बताया कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से जो थी वो मेथड अडॉप्ट की गई थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस में। दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वो पार्टली इलेक्टेड था और पार्टली नॉमिनेटेड था। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर ये स्टेटमेंट एक बार आ चुका है शायद कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो प्योरली इलेक्टेड बॉडी थी, तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्योरली इलेक्टेड नहीं था। ये क्या था, पार्टली इलेक्टेड थे और ये पार्टली नॉमिनेटेड थे। और नॉमिनेशन कहाँ से थी? नॉमिनेशन आई थिंक प्रिंसली स्टेट्स से थी। ठीक है, नेक्स्ट।
तो दोस्तों इसका वर्किंग देखेंगे कि ये कैसे काम कर रही थी। तो इन्होंने फर्स्ट मीटिंग अपना रखा 9 दिसंबर 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, वो ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो उनको टेम्पररी तरीके से बोला गया कि आप प्रेसिडेंट बन जाइए। मतलब फ्रेंच प्रैक्टिस अडॉप्ट किया गया था कि फ्रेंच में यानी फ्रांस में ऐसा होता था कि जो सबसे ओल्डेस्ट मेंबर है उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। तो हमने सच्चिदानंद सिन्हा को यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इनको प्रेसिडेंट बना दिया। फिर बाद में प्रॉपर तरीके से राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और दोस्तों आप याद रखना कि वाइस प्रेसिडेंट दो थे, एक एच.सी. मुखर्जी थे और एक वी.टी. कृष्णमाचारी थे। मतलब एक प्रेसिडेंट और दो वाइस प्रेसिडेंट थे, और इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी। दोस्तों जो नेक्स्ट फैक्ट्स है वो ये है कि इंडिया की जो मेंबरशिप थी वो कॉमनवेल्थ में, वो रेटिफाई कर लिया इंडिया ने 1949 में कि ठीक है इंडिया मेंबर होगा कॉमनवेल्थ का। दोस्तों कॉमनवेल्थ एक ऐसा ग्रुप था जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, और इस ग्रुप में मोस्टली जितने भी ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज़ थे, जहाँ जहाँ उन्होंने अपना कॉलोनी बनाया था, एक्वायर की थी जिस कंट्री को, वो सारे कंट्रीज़ को उन्होंने कॉमनवेल्थ में इंक्लूड करना स्टार्ट किया था। तो इंडिया भी मेंबर था। ऐसा नहीं है कि बस कॉलोनीज़ ही रहेंगे, कुछ अदर स्टेट्स भी उसमें हैं, अदर कंट्रीज़ भी उसमें हैं। तो दोस्तों इसमें नेशनल फ्लैग जो था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम जिसको हम जन गण मन कहते हैं वो 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है 24 जनवरी 1950। राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया 24 जनवरी 1950 को। और कितना टाइम लगा था हमारा संविधान कंप्लीट होने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन, मतलब मोस्टली 3 साल तो लग ही गए थे। तो दोस्तों ये फैक्ट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। दोस्तों वो स्टेटमेंट में, आपको एक स्टेटमेंट में मिल जाएगा अगर ये फैक्ट्स, तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। ऐसे ही यूपीएससी का प्रीलिम्स सॉल्व किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट ये है कि जो एलिफेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ सिंबल्स, कुछ एडवाइज़र और कुछ जो डेकोरेशंस थे संविधान के, उसके फैक्ट्स है कुछ। तो हाथी को इन लोगों ने सिंबल रखा कि एलिफेंट जो है वो सिंबल रहेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। बी.एन. राव को बोला गया कि आप जो है लीगल एडवाइज़र रहेंगे। एच.वी.आर. अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एस.एन. मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ ड्राफ्टमैन जो थे एस.एन. मुखर्जी थे। प्रेम बिहारी रायज़ादा कैलीग्राफर, यानी जो लिखने का काम था कि अच्छे से लिखा जाए हमारे संविधान को, तो उनका काम था प्रेम बिहारी रायज़ादा का। और दोस्तों ये इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। इस इटैलिक स्टाइल थोड़ा ऐसे ऐसे करके लिखते, थोड़ा ऐसे बेंट होता है, तो ये इटैलिक स्टाइल में लिखा गया था। और इसको सजाने का काम किसने किया था? नंदलाल बोस। दोस्तों जो हमारा संविधान है इसको, मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया जो था, जो अपना संविधान बना रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ी उसमें अच्छे से उसे बनाना था। तो हमने जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था दोस्तों वो इंग्लिश में लिखा गया था, ठीक है। बाद में इसका हिंदी कन्वर्जन होता है। और दोस्तों इसको जो है लिखने का काम किसने किया था? प्रेम बिहारी रायज़ादा, ठीक है। लिखने का काम कर रहे थे वो किस स्टाइल में? तो इटैलिक स्टाइल में। सजाने का क्या काम? मतलब सजाना लाइक बॉर्डर ऐसे ऐसे और पता नहीं जो भी डेकोरेशंस का काम था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कर रहे थे नंदलाल बोस। और ये कहाँ से आए थे? ये शांति निकेतन से आए थे। और दोस्तों जो हिंदी वर्जन था वो वसंत कृष्ण, आई थिंक वसंत कृष्ण वैद्य है यहाँ पे, वैद्य। तो वसंत कृष्ण वैद्य जो थे वो हिंदी वर्जन लिखा था, और डेकोरेशन का काम किया था नंदलाल बोस। एक सेकेंड यहाँ पे कुछ, अच्छा यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा ये हौच पौच हो गया। यहाँ पे जो डेकोरेशन है नंदलाल बोस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया था, वो किया था ब्यूहर राम मनोहर ने किया था। इन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का डेकोरेशन किया था। मैं आपको फिर से समझा दे रही हूँ तो आप टेंशन मत लो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, किसने बना रहा था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना रहा था। सिंबल क्या था? हाथी सिंबल था, ठीक। कुछ लोग एडवाइज़र थे, लाइक बी.एन. जो राय थे वो एडवाइज़र थे, कुछ लोग चीफ ड्राफ्ट्समैन थे। बात लिखने की जब आई तो इटैलिक स्टाइल में लिखा गया। और लिखने का काम किसका था? लिखने का काम था प्रेम बिहारी रायज़ादा का, ठीक है। प्रेम बिहारी रायज़ादा का लिखने का काम था। तो दोस्तों जो प्रेम बिहारी रायज़ादा हैं
एक सेकेंड यार, जो प्रेम बिहारी रायजादा हैं उनका लिखने का काम था इस इटैलिक स्टाइल में, ठीक है। लेकिन डेकोरेशन जो था इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन का, दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप यहाँ पे ध्यान देना कि इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा और किसने सजाया, हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा किसने सजाया। तो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन को सजाने का काम था ब्योहर राम मनोहर का, और हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम था वसंत कृष्ण वैद्य का, और सजाने का काम था नंदलाल बोस का। आप एक बार फिर सुन लेना ये लेक्चर, होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों अगर आपसे मेंस में ये पूछा जाता है कि क्या हमारा संविधान जो था, उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो मतलब सही में थी, वैसी थी, हमारा संविधान वैसा था, कहने का मतलब कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, नॉट ए सॉवरेन बॉडी। तो आपसे प्लेन्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि क्या हमारा संविधान रियली में सॉवरेन नहीं था, क्या सही में उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, या सही में वो कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट किया जाता, मोनोपोली थी कांग्रेस की। तो दोस्तों इसका क्रिटिसिज्म भी देखेंगे और रेक्टिफिकेशन भी देखेंगे। तो नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये क्रिटिसिज्म में इस आर्गूमेंट में ये कहा जाता है कि जो उस समय की कांग्रेस थी वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी, मतलब लोगों के द्वारा जो लीडर थे वो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। जैसा कि हमने पहले देखा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन था, यानी कि पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर्स थे, वोटिंग पे नहीं गए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे ये नहीं था, तो इसीलिए बोला गया कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थे। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन ये होगा, अगर आपको लिखना होगा कि क्या रियली में रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, तो इसको रेक्टिफिकेशन में हम थोड़ा ये कह सकते हैं कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था क्योंकि वहाँ उस समय पे वोटिंग सिस्टम का अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी फुल्ली फ्लेज नहीं आई थी, अभी तो रिजोल्यूशंस पास किए जा रहे थे और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो लर्निंग स्टेज में था। और इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था कि सारी चीज़ें, इलेक्शन जो है वो प्रॉपर टाइम पे और सारी चीज़ें करा दी जाए कि प्रॉपर तरीके से लीडर्स इलेक्ट हो और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो उस और इंडिपेंडेंट इंडिया भी नया नया आज़ाद हुआ था, तो उस समय का जो टाइम था वो थोड़ा टफ टाइम था, तो इसीलिए उसे और टाइम चाहिए था ये सारी चीज़ें फुल फ्लेज में करने के लिए। नेक्स्ट, दूसरा लोग ये कहते हैं, क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सॉवरेन बॉडी नहीं थी। तो दोस्तों सॉवरेन बॉडी में क्यों ये कहते हैं कि सॉवरेन बॉडी नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो प्रपोजल्स थे जैसे कैबिनेट मिशन प्लान और ये सब चीज़ें, वो कहीं ना कहीं तो ये ब्रिटिश के प्रपोजल्स थे, तो आपने खुद से तो कुछ किया नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो चीज़ें थी उसी को फॉरवर्ड कर दिया, और वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से। तो चूँकि ये सॉवरेनिटी कहाँ हुई इसमें आपने कहीं, दोस्तों सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो दोनों लॉ मेकिंग होती है या फिर पॉलिसीज़ होता है, जब वो आप बना रहे हो तो इसमें किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे देश का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए आपके कानून पे। तो इसीलिए बोला गया कि आप तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी, ब्रिटिशर्स के परमिशन से ले रहे हो, तो ये सॉवरेन बॉडी कैसे हुआ। तो दोस्तों इसका ये कहेंगे कि हमने ब्रिटिशर्स रेक्टिफिकेशन में कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी, और क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो बहुत सालों तक रूल किया था हमारे ऊपर, तो उनकी पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं इंडियन से फैमिलियर थी, और हम जब नए पॉलिसीज़ बनाते तो मे बी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता और फिर कंट्री की गवर्नमेंट और गवर्नेंस में और डिले होता। तो इसीलिए जो चीज़ें थी वो उसमें हमने खुद से चेंजेस करके, और ऐसा नहीं था कि जो चीज़ें जैसी थी वैसी अडॉप्ट कर लिया गया था, कुछ चेंजेस करके इंडियंस के फेवर में, और हमने खुद से, मतलब वो हमारी चॉइस थी कि हमने उसे अडॉप्ट किया गया, हमने अडॉप्ट किया। ब्रिटिशर्स का कोई उसमें ज़्यादा रोल नहीं था, उनका कोई डोमिनेंस नहीं था, वो हमारा चॉइस था। इसीलिए वो ऐसा कहना गलत होगा कि कंप्लीट तरीके से हमारा संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी सॉवरेन नहीं है। दूसरा है टाइम कंज्यूमिंग, कि संविधान को बनने में बहुत टाइम लग गया। तो दोस्तों इतनी डाइवर्सिटी है और हमने हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो हैं लाइक फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी, हर एक पॉइंट्स को हमने संविधान में डालने की कोशिश की थी, इसीलिए हमें टाइम लग गया। अगर कंपेयर करें यूएसए में, तो यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी शॉर्ट है क्योंकि उन्होंने बस मेजर पॉइंट उसमें डाला है और कुछ डिटेल्स उसमें नहीं दिया है। नेक्स्ट, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस और लॉयर पॉलिटिशियंस की डोमिनेंस थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहना कि कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट किया गया था, ये गलत होगा, कंप्लीट तरीके से ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस तो थी
इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी एक मेजर पार्टी थी, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारे पार्टीज जो थे वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट तरीके से वो काम कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ऐसा कहना गलत हुआ कि बस कांग्रेस के द्वारा ही इसमें डोमिनेट किया गया और कांग्रेस के द्वारा ही इसमें पार्टिसिपेट किया गया। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि डोमिनेटेड बाय हिंदूज़। तो क्या ये हिंदूज़ के द्वारा ही डोमिनेट किया गया? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इट्स अ बॉडी ऑफ हिंदूज़। और चर्चिल ने भी कहा था कि ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहना, ये स्टेटमेंट में आप क्या रेक्टिफाई करोगे कि नहीं ये कम्प्लीटली डोमिनेटेड बाय हिंदूज़ नहीं था, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स लोग भी थे। ठीक है, मुस्लिम्स भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, सिख भी थे। दोस्तों हिंदूज मेजॉरिटी कंट्रीज़ थी, इसीलिए हिंदू की पॉपुलेशन थोड़ा ज़्यादा था प्रोपोर्शनली, लेकिन सारे डाइवर्सिटी थी असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में भी। तो ये कहना पूरे तरीके से सही नहीं होगा। हाँ, कुछ बातें सही हो सकती है, लेकिन पूरे तरीके से ये कहना सही नहीं होगा कि ये डोमिनेट किया गया था हिंदू के द्वारा, डोमिनेट किया गया था कांग्रेस के द्वारा। टाइम कंज्यूमिंग था, सॉवरेन बॉडी था और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी था। दोस्तों हमें यूपीएससी की जो आंसर्स लिखनी होती है उसमें हमें मिडिल पाथ अडॉप्ट करना होता है, तो इसीलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।